नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो सिलसिला ये सियासत का कभी रुकता नहीं है, इसलिए बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की। प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की आज हम बात करेंगे। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। राजधानी भोपाल में सड़क और पुल निर्माण पर सेमिनार हुआ। सेमिनार के जरिए नई तकनीकों पर विचार विमर्श हुआ। भारतीय सड़क कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग के सहयोग से ये शिविर आयोजित किया गया है। इस दौरान कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में सड़क और पुल निर्माण पर सेमिनार हुआ है, जहां सेमिनार के जरिए नई तकनीकों पर विचार विमर्श हुआ है। भारतीय सड़क कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग के सहयोग से शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए हैं। सेमिनार में सड़क पुल निर्माण पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस 2 दिवसीय सेमिनार से मध्य प्रदेश के अवसंरचना विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। यह आयोजन राज्य की निर्माण परियोजनाओं में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। सेमिनार में विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए हैं। हम जब भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारी पुरानी तकनीक पे भी गौर करने की जरूरत है। नवीन विधा की बात आती है तो प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डैम बनाने की एक विधा होती है। आमतौर पर कहीं भी डैम बनते हैं, भारत में बने या भारत के बाहर बने, आमतौर पर नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी और इसको स्टोर करके डैम बनाने की पद्धतियां हैं। आपको यहाँ से समय मिले तो आप हमारे बड़े तालाब को देखना। ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज के काल का बनाया हुआ तालाब है। इस तालाब की विधा है कि पानी तो आएगा, लेकिन रोकने के लिए मुख्य धारा के बजाय चट्टानों का उपयोग किया गया है। चट्टानों में पानी अपने आप इकट्ठा होगा और पानी की अधिक मात्रा फिर साइड से निकालने का एक गोलार्ध तरफ का रास्ता है, वो बहुत छोटा सा है। पानी का लेवल मेंटेन वही रहेगा, लेकिन कम खर्च में इतना बड़ा तालाब अगर बन जाए, और उससे बड़ी बात यह कि ये किसी भी हालत में फूटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्य धारा कभी रोकी नहीं गई। ये अपने आप में नवीन तकनीक का राजा भोज के काल का 1000 साल का उदाहरण है, जो हमको यह एहसास कराता है। लेकिन जैसे हमारा नया रेल मार्ग जो मंजूर हुआ है, खंडवा से इंदौर की ब्रॉडगेज जो हो रही है, जो आपने 4 लेन निकाला है, जिसके माध्यम से एक रास्ता निकलेगा जिसमें 4 से 6 घंटे का हमारा सफर बचेगा और उतने ही किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर बचेंगे। लेकिन इंदौर मनमाड़ एक और नई रेल लाइन मंजूर हो गई, उससे तो और 3 घंटे कम होने वाले। तो आने वाले समय में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए वापस जो वो मैंने सिक्का याद दिलाया, ये उसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इंदौर से होकर के मुंबई दिल्ली के लिए नया बनेगा। तो भविष्य की दृष्टि से इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन जब बनाने की बात करेंगे तो इस प्रकार से इन कामों को लेकर के आपके यहाँ काफी अच्छे सुयोग्य इंजीनियर्स भी आए हैं, बाकी विधाओं से जुड़े लोग भी आए हैं। चूंकि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, जहाँ अमृत मंथन 12 साल में प्रत्येक बार हमारे सारे संतगण ऋषि मुनि महामंडलेश्वर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन आप भी अमृत मंथन करेंगे। इसमें निश्चित रूप से भारत के लिए नया एक उद्देश्य की आपकी पूर्ति होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सड़क मंत्रालय और नई टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि अभी बहुत सारी चीजों में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन उतनी संभावना और बढ़ी हुई भी है। ये बात सही है कि हम आमतौर पर जो सड़कें बनाते थे डामर की, उसकी कठिनाइयों के बारे में गाली भी खाते थे, लेकिन काम भी करना पड़ता था, वो बड़ी बात थी। लेकिन आज बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बन रही है। दिवाली आ रही है, मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारी तो होली दिवाली सब मन गई। जोरदार था अभिनंदन करो माननीय गडकरी जी का, जिनके आने के पहले हमारा कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे 4 लेन तो मंजूर किया लगभग 6500 करोड़ से, और आप कह रहे 25,000 करोड़ की और नई सौगात देने वाले बहुत जल्दी। तो इससे अच्छी क्या बात।
हमारे लिए तो ये वाकई सारे त्योहार एक दिन हो गए। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार भी मानता और उनका प्रेम स्नेह सदैव इसी प्रकार से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार अभिनंदन माननीय गडकरी जी का। वहीं सेमिनार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सड़क निर्माण का प्लान साझा किया गया है। साथ ही सड़क निर्माण करने वाली कंपनियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स ग्राउंड पर जाकर प्लान नहीं बनाते, जिसके कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डीपीआर वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं देना चाहिए। मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करते हैं। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगता हूँ। भाई पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। सेमिनार में सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाने पर फोकस किया गया है। नवीनतम तकनीकों से टिकाऊ अवसंरचना का विकास सुनिश्चित किया गया है। सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और नवाचारों का आदान प्रदान किया गया है। इससे प्रदेश की अवसंरचना परियोजना को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। यहाँ 16 लाख किलोमीटर सड़कों का बड़ा नेटवर्क है, जो देश के विकास को रफ्तार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सियासी संग्राम अब सड़क पर भी दिखाई दे रहा है। बच्चियों और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस अब सड़क पर है। प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। लंबे समय बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस ने सड़क पर सियासी संग्राम शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी दिखी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दरअसल कांग्रेस प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले एकजुटता का संदेश देना चाहती है। पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है। हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो, और आज एक उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश को सबसे भ्रष्ट प्रदेश पूरे देश में बनाया। उधर कांग्रेस के उपवास पर कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग धरना उपवास पर बैठे हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में कभी भी सम्मानजनक बात नहीं कही। राकेश सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने इस प्रदर्शन को वाहवाही लूटने का कदम बताया है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे लोग धरने पर बैठे हैं जिन्होंने कभी महिलाओं के बारे में अपने शब्दों के द्वारा उन जैसी कोई ओछी मानसिकता से वो शब्द बताने में भी शर्म आती है। और मध्य प्रदेश में कानून का राज्य है। मान सकता हूँ कोई घटना दुर्घटना होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कानून का राज्य है। कानून अपना काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के मामले में जितने कड़े कानून बनाए हैं और उनका पालन भी किया है, उसके उदाहरण भी प्रस्तुत है। तो इसलिए उनके उपवास और धरना पे मुझे तो कुछ लगता नहीं कि इसमें कुछ है। हाँ, रही बात ये कि उनको ये अपनी वाहवाही लूटनी है कि भाई हमेशा हम बैठे हैं, ये करना है, तो इससे कोई मायने नहीं है। फिलहाल कांग्रेस सरकार की खामोशी के विरोध में सड़क पर है। प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बेटी बचाओ अभियान के नाम पर दिग्गज चेहरे एकजुट हो गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि बिखरी हुई कांग्रेस की एकजुटता चुनावी मैदान में कितना असर दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की कटाई को लेकर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। जंगल कटाई पर आखिर क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है, इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में जंगल कटाई पर सियासत शुरू हो गई है। ग्राम साली और आसपास के अन्य ग्रामों में परसा कोल खदान परियोजना में पेड़ों की कटाई हुई। इसके विरोध में पुलिसकर्मी और ग्रामीण आमने सामने आ गए। सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था, जिसमें 600 पेड़ों की कटाई की गई, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। ऐसे में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।
ग्रामीणों ने तीर कमान और गुलेल लेकर पुलिस प्रशासन पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय आदिवासी भी घायल हुए। वहीं घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जंगल का दौरा किया है। राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने कहा कि आदिवासियों पर सरकार अत्याचार कर रही है। 2 दिन पहले चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य शासन ने लगातार पेड़ की कटाई की जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में फर्जी ग्राम सभाएं हुई, पुलिस प्रशासन और आदिवासियों के बीच वार्तालाप के दौरान शासन प्रशासन ने लाठीचार्ज किए, मानव द्वंद्व इस प्रदेश में स्थिति निर्मित हुई है और आदिवासियों पर लगातार अत्याचार कर रही है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस पार्टी का काम भ्रम फैलाना है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को चुनाव में जवाब दे चुकी है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम फैलाने का काम करती है। आज भी ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा में भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, चाहे आरक्षण के नाम पर, चाहे ओबीसी गणना के नाम पर, चाहे संविधान के नाम पर हरियाणा की जनता ने माकूल जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी लोकसभा चुनाव में दिया, विधानसभा चुनाव में दिया और आगे भी कांग्रेस पार्टी को इसी तरह से जनता का जवाब मिलेगा। रायपुर दक्षिण में भी कांग्रेस पार्टी के भ्रम और भय की राजनीति का करारा जवाब मिलेगा। जंगल कटाई पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की धरोहर हस्तदेव को लेकर आदिवासी आक्रोशित है। वहीं कांग्रेस सरकार को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जंगल कटाई पर सियासी दंगल कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटी। उधर इंदौर की रेसिडेंसी कोठी के नामकरण को लेकर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस ने रेसिडेंसी कोठी का नाम देवी अहिल्या रेसिडेंसी कोठी रखने की मांग की। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर चीज से दिक्कत क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर की रेसिडेंसी कोठी के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने होलकर राजाओं के योगदान को नकारते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर की उपेक्षा की है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र चुनावों में वोट बैंक के लिए शिवाजी के नाम पर नामकरण किया गया है। इंदौर में रेसिडेंसी कोठी का नाम शिवाजी महाराज के नाम पर करने का उद्देश्य महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव मराठी वोट बैंक को साधने की साजिश रची जा रही है। अगर नीयत साफ होती तो रेसिडेंसी कोठी का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया जाता, क्योंकि इंदौर को स्थापित करने में देवी अहिल्याबाई होलकर का सर्वाधिक योगदान है। शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी, शिवनेरी में उनका जन्म हुआ था। उन स्थानों पर उनके नाम पर अनेक प्रतिमाएं, अनेक प्रतीक चिन्ह, अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन इंदौर जैसे शहर में देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम की उपेक्षा करना यह दर्शाता है कि किस तरीके से शिवाजी महाराज का नाम वोट बैंक के लिए उपयोग किया जा रहा है। और ये बात ही इस बात को साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर वोट बैंक के लिए महापुरुषों के नाम का उपयोग करती है और जो इंदौर के स्थानीय महापुरुष है जिन्होंने इंदौर को स्थापित करा है, उनके नाम की उपेक्षा की जाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर चीज में दिक्कत है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। पता नहीं कांग्रेस को सनातन धर्म से बेर क्यों है। कभी उनको भगवान राम से बेर होता है, कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से उनका बेर होता है, कभी उसके होर्डिंगों की वो शिकायत कर देते। अब रेसिडेंसी कोठी का नाम, इंदौर की जो रेसिडेंसी कोठी है, नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया कि उसका नाम शिवाजी कोठी होगा, तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध चालू कर दिया। अब शिवाजी महाराज से भी उनको बेर हो गया। पता नहीं जो इस तरह के जो सनातन धर्म के विरोध में कांग्रेस के नेता बयानबाजी करते हैं, लगातार उसको चुनौती देते हैं, पता नहीं कांग्रेस की सनातन विरोधी विचारधारा क्यों है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब यदि शिवाजी महाराज देश का गौरव है, उनके नाम पे रेसिडेंसी कोठी का नाम रखा, तो पूरा एरिया शिवाजी प्रतिमा लगी हुई है, शिवाजी वाटिका चौराया बना हुआ है, उसके पास का एरिया, तो इसलिए शिवाजी कोठी नाम रखा।
इंदौर में रेसिडेंसी कोठी का नामकरण देवी अहिल्या रेसिडेंसी कोठी रखने की मांग उठ रही है। इंदौर के विकास में होलकर राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन देवी अहिल्या बाई होलकर की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी स्थिति को मजबूती से रख रहे हैं। देवी अहिल्या रेसिडेंसी कोठी के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। इंदौर से भरत पाटिल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए BSTV। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। अब इसको लेकर अटकलों की स्थिति लगातार बनी हुई है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है। कांग्रेस ने ऐसा अभी तक कोई सबूत भी पेश नहीं किया, लेकिन कांग्रेस मांग कर रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो गई है, इसलिए उनकी सदस्यता को निरस्त किया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष से भी लेकर इसके बारे में जानकारी दी गई, शिकायत की गई है कि वो भाजपा में शामिल हो गई हैं, लेकिन अब इस पर सियासत क्यों हो रही है, रिपोर्ट देखिए। बीना विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे पर असमंजस। विधानसभा अध्यक्ष जल्द कर सकते हैं सुनवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम ने दिलाई थी बीजेपी की सदस्यता। निर्मला सप्रे ने अब तक नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो होगा उपचुनाव। दल बदल नियम के तहत होता है उपचुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से बगावत करते हुए भाजपा के पक्ष में प्रचार किया था और सार्वजनिक तौर पर पार्टी बदलने का ऐलान भी किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई जनसभाओं में भाग लिया, लेकिन अभी तक अपनी विधायकी भी नहीं छोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 5 जुलाई को दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। सिंघार का तर्क था कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पक्ष में प्रचार किया है, जिससे उनकी सदस्यता को निरस्त किया जाना चाहिए। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, जहां कार्यकर्ता से नेता तक और विधायक तक कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। यह कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि उनके विधायक पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। लोकसभा चुनाव में भाजपा मंच पर सदस्यता लेती है। अगर कांग्रेस पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो अपने विधायकों को निष्कासित करें। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है कि जहां कार्यकर्ता से लेकर नेता तक और विधायक तक कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि क्यों उनके विधायक पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, लोकसभा चुनाव में भाजपा के मंच पर आकर सदस्यता लेती हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो ऐसे विधायक को निष्कासित करें, निलंबित करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ना नैतिकता है और न कांग्रेस के नेतृत्व में निर्णय लेने की क्षमता है। ये कांग्रेस और निर्मला सप्रे जी का आपसी द्वंद्व है। भारतीय जनता पार्टी का इसका कहीं कोई लेना देना नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इन विधायकों में कमलेश शाह, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे शामिल हैं। हालांकि इनमें से 2 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कमलेश शाह की विधानसभा में उपचुनाव हुए और वे बीजेपी से विधायक बने, जबकि रामनिवास रावत को सरकार में मंत्री बनाया गया। उनकी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इधर विधायक निर्मला सप्रे अब तक असमंजस की स्थिति में है। निर्मला सप्रे की स्थिति पर कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से राजनीति करना बंद कर दे। ये अपने मतलब के लिए विधायकों को इधर उधर करवाना, और आज निर्मला सप्रे को एहसास हो रहा है कि उनके साथ छल कपट हुआ है। यह स्थिति उनको स्पष्ट करनी है कि वह किन के साथ है और किन के साथ नहीं। यह जनप्रतिनिधियों की समझ होती है कि उनकी एक जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति।
और एक जनता के प्रतिनिधि का क्या हाल हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति अब करना बंद कर दे। ये अपने मतलब के लिए विधायकों को इधर उधर करवाना, और फिर आज निर्मला सप्रे जी को शायद ये एहसास हो रहा होगा कि उनके साथ छल कपट हुआ है। ये स्थिति तो उनको स्पष्ट करनी है कि वो किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। आज ये एक जनप्रतिनिधि को समझना होगा कि उसके प्रति एक जिम्मेदारी होती है, उसके क्षेत्र के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति। और ऐसी खरीदो फरोख्त की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें व्यस्त है तो एक जनप्रतिनिधि का क्या हाल हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। निर्मला सप्रे का पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, जो जल्द इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस से दल बदल के सबूत पेश करने की मांग भी की जा सकती है। यदि इस मुद्दे पर निर्णय में देरी हुई तो कांग्रेस इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार स्पीकर को किसी अयोग्यता याचिका पर 3 महीने के भीतर निर्णय करना आवश्यक है। इस मामले में जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय आने की उम्मीद है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान और किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि 1 नवंबर से प्रदेश के भीतर धान खरीदी शुरू होना चाहिए। जो लक्ष्य रखा गया उसको भी बढ़ाना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस ने नया दांव चला। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में धान और किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में 14 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी। इस साल सरकार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी, लेकिन धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने नया दांव चल दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धान खरीदी की तारीख 1 नवंबर तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार की नीयत में खोट है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल की नीतियां काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से पिछली बार प्रदेश में अच्छी धान खरीदी हुई। व्यावहारिक तौर पर सरकार को पुरानी नीतियों को नहीं बदलना चाहिए। उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसकी नीयत में खोट है वह सब नजर आ रहा है। प्रदेश की जनता से कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, जो वादे किए पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस ने किसानों के लिए भी कोई काम नहीं किया है। धान खरीदी कांग्रेस की सरकार ने की, लेकिन इस सरकार से हम पूछते हैं कि आपने 3100 रुपए में धान खरीदी करने का वादा किया था किसानों से, और इस समय केंद्र सरकार ने 117 रुपए अतिरिक्त समर्थन मूल्य पूरी देश के लिए बढ़ाया है। क्या 3100 रुपए प्लस 117 रुपए मतलब 3217 रुपए में सरकार को धान खरीदना चाहिए किसानों का? क्या 3217 रुपए में इस वर्ष किसानों का धान खरीदेगी सरकार? छत्तीसगढ़ में किसानों का पिछले 5 साल आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में धान खरीदी की जो नीति थी, उसके कारण धान का रकबा जो हर साल बढ़ रहा है, उसका कारण भी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नीतियां रही हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार को पुरानी नीतियों को बदलना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से हम अनुरोध करेंगे, अब अर्ली वैरायटी के धान किसानों के खलिहानों में आना शुरू हो गया है, तो धान खरीदी की तारीख जो उन्होंने 15 नवंबर की है, उसको मैं समझता हूं कि व्यवहारिक रूप से जो पहले 1 नवंबर की धान खरीदी होती थी उस तरीके से करना चाहिए। धान की खरीदी का विषय उन्होंने नहीं कहा था कि 4 किस्त में देंगे, किसान पीड़ित रहे, वो पैसा उनके उपयोग ही नहीं आ पाया। अभी जब एकमुश्त पैसा किसान के खाते में जा रहा है तो वो घर बनवा रहा है, सामान खरीद रहा है, अन्य जगह इन्वेस्ट कर रहा है। अब खेती खाने के लिए नहीं, खजाने के लिए हो रही है। अब खेती हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं, खजाने के लिए हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने वो गड़बड़ी की थी, कैसे एकमुश्त नहीं दिया था किसानों को पैसा। पूरा किसानों से धान खरीदा जाएगा और पूरी राशि उनको भुगतान। फिलहाल धान खरीदी का मसला छत्तीसगढ़ के हर किसान के कान में गूंज रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रही है। एक बार फिर धान खरीदी की तारीख और लक्ष्य पर सियासी घमासान मचा हुआ है। फिलहाल प्रदेश में अभी धान खरीदी शुरू नहीं हुई, लेकिन धान तिहार पर सियासी तिकड़म देखने को मिल रही है। करिश्मा सोनी, रायपुर। बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।